आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के सम्मत नगर एमआईएम के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष मोहम्मद खालिद गुड्डू के निवास स्थान, जहां पर औरंगाबाद से एमआईएम सांसद इम्तियाज़ जलील का आगमन हुआ। आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील का दौरा मोहम्मद खालिद गुड्डू की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिवार से मिलने आए। इसके बाद उन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। पत्रकारों के सवाल का जवाब में खालिद गुड्डू की गिरफ्तारी से संबंधित सवाल का जवाब दिए। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा के चुनाव में भिवंडी पूर्व विधानसभा में एमआईएम सपा का समर्थन किया, परंतु जीतने के बाद एहसान फरामोश निकला। पत्रकार परिषद में और उन्होंने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। आज हमारे बीच मुंबई के हमारे प्रेसिडेंट एक्स एमएलए फैयाज साहब, साथ ही साथ हैदराबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे एमएलए बलाला साहब, हमारे मुंबई बाइकला के एक्स एमएलए वारिस पठान साहब, हम चारों के साथ और कुछ पदाधिकारी आज सीधा दिल्ली से हम मुंबई पहुंचे और एयरपोर्ट से ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनके दफ्तर पहुंचे। हम पूरे कागजात के साथ वहां पर गए और डीजी साहब को इस बात से वाकिफ़ कराया कि किस तरह से लगातार भिवंडी के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की जो हरकतें हैं वो यकीनन पूरी तरह से ये साबित करती है कि ये किसी न किसी राजनीतिक दबाव के अंदर, किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये जो लगातार केसेस खालिद गुड्डू के ऊपर लादे जा रहे हैं। अब उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक केस के अंदर बेल होती है, दूसरे केस में बेल होती है, जैसे ही उनका बाहर आने की बात होती है तो एक नया केस उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हमने ये पूरी बातें डीजी साहब के सामने हमने रखी और उनसे हमने ये अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आप देखें कि कैसे कैसे केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। उनको ये जानकारी दी गई थी कि खालिद गुड्डू के ऊपर पहले बहुत सारे केसेस थे। हम भी मानते हैं, मैं जब राजनीति के अंदर आया 2014 के अंदर तो एक सादा सा केस भी नहीं था, लेकिन आपके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं। मेरे ऊपर भी आज 8 केसेस है। कहीं कोई शराब की दुकान बंद करवाने का केस है, कहीं कोई रास्ते बंद है तो उसके लिए आंदोलन करने का। तो ऐसे राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन खालिद गुड्डू को एक विशेष तौर के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। खालिद गुड्डू साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस से कई सालों तक जुड़े थे। इलेक्शन के वक्त मजलिस के साथ आए, हम उनके साथ गए। भिवंडी की आवाम ने दिल खोलकर मजलिस का साथ दिया और करीब 44,000 वोट उन्हें पहले ही इलेक्शन में मिले। ये इस बात की गवाही है कि भिवंडी की आवाम एक ऑल्टरनेट चाहती थी और उन्होंने खालिद गुड्डू के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल खोलकर एक्सेप्ट किया। एक आखिरी का जो केस किया गया है, वो केस अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर ये एक ऐसा हथियार है जिसका कभी भी कहीं पर भी जो भी सत्ता में बैठी सरकार है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये केस इन्वेस्टिगेशन का है। हम जिन्होंने कंप्लेंट फाइल किए हैं उस महिला के बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई एक ऐसा केस करते हैं, हमने जितने फोटोग्राफ्स थे उस महिला के जिसने कंप्लेंट रजिस्टर करी थी,
पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ जितने फोटोज थे उनके बर्थडे के, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनको फूल देते हुए, ये सब हमने डीजी साहब की आंखों में लाए हैं, उनको हमने सबमिट किए हैं और हमने उनको ये बताया है कि अगर इसी तरह से अगर सत्ता में बैठी सरकारें अगर विपक्ष के नेताओं को इसी तरह से झांसे में डालकर फंसाने की कोशिश करेगी, सत्ता का दुरुपयोग करेगी, तो हो सकता है कि कल हम में से कोई भी राजनीति के अंदर खड़े ही नहीं रह सकेगा। 2 साल 3 साल के बाद कोई आएगा और कहेगा कि नहीं, इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, वारिस पठान ने ऐसा किया है, फैयाज साहब ने ऐसा किया है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कानून है और हम उस कानून के बारे में लोकसभा के अंदर भी अब ये आवाज़ उठाएंगे कि महिलाओं के ताल्लुक से यकीनन कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और फौरन इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी पुलिस वालों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है सही तरीके से। लेकिन अब हमको भी ये समझ में आ रहा है कि किन के इशारों के ऊपर ये काम किया जा रहा है और हमने साफ तौर के ऊपर हमने ये मामला पूरा डीजी साहब को बताए हैं। जो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र के हैं राजेंद्र सिंह साहब, हमने उनसे मुलाकात की, उनको पूरी डिटेल्स बताए और हमने कहा कि अगर विशेष तौर से अगर सिर्फ 1 2 3 नीचे के अधिकारी अगर इस तरह का खेल खेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं किसी को भी उठाऊंगा और किसी को भी अंदर डाल दूंगा, तो कानून अगर मेरे लिए है तो कानून राउत साहब के लिए भी बना हुआ है। वो अपनी मर्जी से अपने दिल के हिसाब से कहीं पर भी कुछ लाद नहीं सकते हैं, उनको भी कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, अगर कोई गलत काम के अंदर मुलविस रहेगा, पार्टी कतई उसके साथ खड़े नहीं रहेगी। ये हम साफ तौर के ऊपर बताना चाहते हैं। लेकिन हमको आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि खालिद गुड्डू का मैटर, जब खालिद गुड्डू साहब बेल के ऊपर निकले बाहर, उन्होंने खुद ने इस बात की मांग की थी सीनियर अधिकारियों से लिखित रूप के अंदर कि मेरे ऊपर जो केसेस लादे जा रहे हैं उसकी एसआईटी के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करे या सीआईडी के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए। साथ ही साथ खालिद गुड्डू के लेटर के बाद मैंने खुद खासदार की हैसियत से और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने भी पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को ये लिखा था कि आप इसकी एक बड़े लेवल के ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। आज हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें ये जानकारी दी गई है कि खालिद गुड्डू का पूरा मैटर अब महाराष्ट्र की सीआईडी क्राइम ब्रांच जो है वो करने जा रही है। ये केस उनके हवाले कर दिया गया है और वो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। और हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी पेपर्स हमने देखे हैं, हम सीआईडी से यही अनुरोध करेंगे कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करे। इसके अंदर कोई भी किसी का साथ नहीं, किसी के दबाव में नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आज भिवंडी के पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की छवि के ऊपर जो एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो छवि को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं खुद पर्सनली उन्हें जानता हूँ। लेकिन अगर नीचे के 1 2 ऑफिसर्स अगर इस तरह के अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑफिसर्स की जानकारी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी हमारी थी और हमने दिए है। और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे पेपर्स देखने के बाद मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स को भी ये बात समझ में आ गई है कि थाने के कुछ नीचे के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स किसी न किसी के दबाव के अंदर, किसी न किसी के प्रेशर के अंदर आकर काम कर रहे हैं। तब जाकर ये खालिद गुड्डू साहब को ये जो बार बार फंसाया जा रहा है, तब ये इस तरह के मामले, हम अगर ये इंक्वायरी से अगर हम संतुष्ट नहीं रहे तो हम अदालत के अंदर जाएंगे। हम ये मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और वो पुलिस वाले जो अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो अपने वर्दी की दादागिरी बताकर ज़्यादती कर रहे हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करते हैं, आज करते हैं और कल भी करेंगे। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की, कि पुलिस डिपार्टमेंट की हम जैसे इस तरह से इज्जत करते हैं सबने करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो
तो उनके खिलाफ अगर सीआईडी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अदालत नहीं सुप्रीम कोर्ट तक हम इस मामले को लेकर जाएंगे। और खालिद गुड्डू साहब के परिवार वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर आज उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी हालत के अंदर आज हमको जाना है। मुझे डायरेक्ट है तो दिल्ली से पार्लियामेंट से यहाँ पर भेजा गया है। बलाला साहब को कहा गया है कि आप भी हैदराबाद से यहाँ पर पहुँचिए और जितने भी जो नौजवान बच्चों को यहाँ पर अलग अलग मामलों के अंदर फंसाया गया, मैंने खुद ने डीजी साहब को आज ये बात कही कि कल अगर आप किसी केस के अंदर अरेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरे चाहने वाले 5-25 लोग वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर ये केसेस लगाए गए थे वो इस तरह से भागते फिर रहे थे और इस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था मानो उन्होंने कौन सा हत्या का गुनाह कर दिए है करके। अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप अगर पुलिस स्टेशन में बिना वजह लेकर जाया जा रहा है तो एहतजाज करने का अधिकार जो है वो है। लेकिन आप अगर इस तरह से बच्चों के घरों में जाके, मुझे बताया गया है अभी किसी एक घर के अंदर जाके पुलिस वालों ने तो इतने दरवाज़ों को ठोके हैं कि वो दरवाज़ा तोड़कर उसके घर वालों को बाहर निकालने की बात की गई। कौन सा गुनाह था मुझे बताइएगा। हम पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि चूंकि ये इंक्वायरी चल रही है इसलिए हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमारा डेमोक्रेटिक वे से हम जाकर हमारा जो प्रोटेस्ट था वो सीनियर अधिकारियों के सामने हमने रजिस्टर करवाए हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो हम भिवंडी के अंदर एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस धरना आंदोलन के अंदर हम 4 ही नहीं रहेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे और पुलिस स्टेशन के सामने बैठेंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो। देखिए चुनाव ये वो तो आते रहेंगे, जब चुनाव करीब आएगा उस वक्त आएंगे हम और पूरे उसके साथ लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह। सब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप खुद सीक्वेंस ऑफ, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि जब एक बंदे के ऊपर लगातार है तो उसके ऊपर केसेस हो रहे हैं और उसको ज़मानत मिल जा रही है, बेल मिल जा रही है, फिर एक नया केस लादा जाता है उसके ऊपर। तो ये जो केस हुआ था, ये जो बलात्कार का जो मामला लाया गया है 2020 का मामला है, बताते हैं 8 महीने तक जब वो अंदर थे तो किसी ने जाके शिकायत नहीं की और अचानक जाके आपने इस तरह के कंप्लेन कर देना, कहीं ना कहीं किसी न किसी को भी ये शक हो सकता है। इसीलिए हम खुद हैरान हो गए कि ये लगातार केसेस क्यों किए जा रहे हैं। अब आपको आगे समझ में आएगा, इनकी मंशा सिर्फ यही है कि खालिद गुड्डू को किसी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर दो ताकि आने वाले चुनाव तक ये जेल के अंदर ही रहे। तो छोटे मोटे बड़े केसेस जो ला सकते हैं लेके आओ, इनके ऊपर केसेस करते रहो और इनको जेल के अंदर ही रहने दो करके। और जहाँ तक आपने तितर बितर होने की बात कही है, मैं आपको उस दिन का इंतज़ार करवाना चाहूँगा और आप है तो बड़ा कैमरा लेके आना उस दिन कि भिवंडी की आवाम जो पहले मजलिस के साथ थी उससे 4 गुना ज़्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मजलिस के साथ खड़ी हुई है करके। बघा काय आहे की आता हे स्पष्ट झालेलं आहे की याच्या मागे कोण आहे। मला नाव घेण्याची आवश्यकता नाही आहे। आता माझ्यावरही, मी खासदार असूनही सुद्धा मला औरंगाबादमध्ये एक केस करण्यात आला। मी छोटे छोटे जो दुकानदार होते, जो व्यापारी होते, त्यांना 24 दिवस त्यांची दुकानं, त्यांचे ठेले, गरीब लोकांना ते बंद करण्यात आले होते आणि जेव्हा ते उघडण्याची वेळ आली तर ते म्हणत होते की 200 रुपये पर स्क्वेअर फीट प्रमाणे तुम्हाला आम्हाला फाईन द्यावा लागणार आहे। एक लहानसा व्यापारी जे आहे त्याला कमीत कमी 15,000 रुपये फाईन पडत होती। आता इतका दिवस त्याची दुकान बंद, सगळा कारोबार ठप्प आणि तुम्ही मग ते दुकानदारांनी मला बोलावले, मी तिथे गेलं आणि त्यांना सगळ्यांना विनंती करून सांगितलं अधिकाऱ्यांना की आपण असं करू शकत नाही, नियमाप्रमाणे असा कोणताही रूल नाही आहे की तुम्ही इतकं फाईन ते गोरगरीब लोकांकडून घेत आहे। मग मी त्यांच्या चांगल्या रीतीने बोललो, मग त्यांना कळत नाही होतं, मग माझ्या भाषेत बोललो, तर रात्री 12 वाजता माझ्या विरुद्ध केस करण्यात आलेला आहे। 9 सेक्शन्स लावलेले आहेत त्यांनी, 9 सेक्शन्स, आणि त्याच्यामध्ये रायटिंगचा केस। तुम्ही जसे पत्रकार उभे आहे, कमीत कमी 15 पत्रकार तिथे कॅमेरा घेऊन उभे होते आणि माझ्या विरुद्ध रायटिंगचा केस आणि रायटिंग विथ वेपन्स अशा प्रकारचे केस माझ्यावर करण्यात आले। आणि जे अधिकारी होते त्याला रात्री 12 वाजता कोणी सांगितलं,
12 वाजता कुणाचा फोन आला की जाऊन ते MIMचा ते खासदार आहे त्याच्या विरुद्ध हे केस करायला. तर हे स्पष्ट झालेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रमाणे MIM वाढत आहे, ज्याप्रमाणे लोकांचा प्रेम MIM वर वाढत आहे, असदुद्दीन अवैसीच्या नेतृत्वाला आता सगळं लोक हे मान्य करत आहे. ते घाबरलेले आहे की आता येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपला काय होणार, कशा होणार, मग काय करायचं की इम्तियाज जलीलला केस करायचं, वारिस पठाणवर केस करायचं, फैयाज भाईला धमकी द्यायचं, हे सगळं प्रकरण आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेलं आहे. आणि आता मला तर हे विश्वास होता की त्यावेळी फक्त एक पार्टीचे नेता होते, आता ते सगळं तिघं जे सत्तामध्ये बसलेले आहे तर तिघांनी संगनमत करून आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण MIM इतनी कमजोर नहीं है, उसका ना लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ. आता काय आहे की मी खूप वेळा याचं उत्तर दिलेलं आहे आणि ज्यांच्याकडे जास्त बोलण्यासाठी नाही आहे. तुम्ही जसं प्रश्न विचारले ना प्रत्येक वेळा, तर तुम्ही पुन्हा त्यांना सांगा कि आप अगले बार कुछ दूसरा सवाल करो, बोलना है बार बार वही घसा पिटा रिकॉर्ड आपका घस गया बोलना, बोल के कुछ दूसरा सवाल करो बोलना. देखिए साहब, ईमानदारी से काम किया था उन्होंने. नहीं ईमानदारी से किए थे, लेकिन हम पहले भी अकेले थे, पहले भी हम अकेले थे. हमारे साथ अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे. लेकिन देखिए आज अपने आप को इतनी ताकतवर 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ सकती है क्या? नहीं, उसको सहारे की ज़रूरत है. तो किसका सहारा? जिस शिवसेना के खिलाफ इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, शिवसेना को गालियां देते देते आज उनका हाथ थाम लिए है. जो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी को गालियां दिए बगैर स्टेज के ऊपर रहती नहीं थी, आज सत्ता में आने के लिए सत्ता की लालच के अंदर साथ में आ गए हैं मिलके. तो ये सब कमज़ोर लोगों के ये है उसके अंदर. हमारे साथ कोई दे या ना दे, हमारे को राजनीतिक पार्टियों की ताकत की ज़रूरत नहीं है जब तक आवाम हमारे साथ है. जब बैरिस्टर साहब आए थे, उन्होंने हटे, उस पार्टी के MLA ने आपसे कोई संपर्क साधा, कुछ काम किया आपके लिए, ये पूछा. देखिए साहब, ऐसा कहीं पर भी कोई हमारे को कोई ना मदद के लिए ना किसी ने हमारे को ये एहसान जताने के लिए कि साहब आपकी वजह से आपने यहाँ पर उम्मीदवार नहीं खड़े थे, असद साहब ने आप स्टेज के ऊपर से खड़े रहकर कहा था कि मतलब इनको जिताओ करके. लेकिन अगर अब एहसान फरामोश अगर हो गए हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. उसके अंदर अगले इलेक्शन के अंदर हिसाब निकाला जाए.